नंबर 1, ओन एसेट्स। एसेट्स और लायबिलिटी के बीच में अंतर क्या आपको बारीकी से पता है? हमें अक्सर ये लगता है कि अगर हमने कोई चीज खरीद ली तो वो एक एसेट बन जाता है, लेकिन वो गलत है। एसेट सिर्फ वो चीज है जो आपको पैसा कमा के देती है। लायबिलिटी वो चीज है जिस पे आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो जिस घर में आप रहते हैं, अगर उस घर को आप कभी बेचेंगे नहीं तो वो एसेट नहीं है दोस्त, लायबिलिटी है। क्योंकि आप उस घर को चलाने के लिए खर्चा करते हैं, उसकी मेंटेनेंस पे खर्चा करते हैं और उससे कभी पैसे नहीं कमाते। हाँ, एक सुकून की जिंदगी है, एक आरामदायक जिंदगी है, बट डोंट कंफ्यूज इट फॉर लायबिलिटी। अगर आप एक गाड़ी खरीदते हैं तो शोरूम से निकलते ही उसका दाम 10-20% कम हो जाता है। इट एवरी ईयर डेप्रिशिएट्स इन वैल्यू। एक गाड़ी पे आप फिर मेंटेनेंस, पेट्रोल, ड्राइवर, पार्किंग, हजार और चीजों का खर्चा करते हैं। अ कार इज नॉट एन एसेट, इट्स अ लायबिलिटी। ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक स्टॉक खरीदते हैं, फर्ज करिए रिलायंस का, तो सोच के देखिए कि उस स्टॉक के खरीदने से यू आर एसेंशियली सेइंग कि रिलायंस का हर एक एम्प्लॉय अब मेहनत करेगा और उसका फल मुझे भी मिलेगा। इट्स क्रेजी राइट? क्योंकि आप अगर उस स्टॉक को होल्ड करके रखेंगे और वो आपको पैसे कमा कमा के देगा, then that becomes an asset. अगर आप सोना भी खरीदते हैं and then you rent out that gold for a personal loan to somebody, या अपने लिए पैसे जनरेट करना while keeping that principal or that asset in place, तो वो एक एसेट बन जाता है because it is generating money for you. आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, घर हो, दुकान हो, और उसको रेंट पे चढ़ाते हैं तो वो रेंट आपके लिए पैसे बनाता है and it also appreciates in value, तो वो एक एसेट बन जाता है। एसेट और लायबिलिटी के बीच में अंतर इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड मनी एंड पीपल हु अंडरस्टैंड मनी। एंड गरीबी से अमीरियत तक जाने का एक शॉर्ट तरीका इज दैट ओवर टाइम आपके पास जितना भी पैसा बनेगा, जिसके बारे में हम बात करेंगे, उससे आप एसेट्स खरीदेंगे, लायबिलिटी नहीं। इस वीडियो में हम 6 ऐसे तरीकों के बारे में बात करेंगे जिसके थ्रू आप अपनी जिंदगी को अमीरियत की तरफ ले जा सकते हैं। बिकॉज देयर आर 2 वेरी स्ट्राइकिंग डेटा पॉइंट्स जो आपको जानने जरूरी है। एक साइड पे भारत बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, वो दुनिया का 4th लार्जेस्ट जीडीपी बन चुका है, एंड मोदी जी बोल रहे हैं कि 3rd टर्म मिलेगा तो 3rd लार्जेस्ट भी बन जाएगा। 2014 में जब वो आए थे तो 10th लार्जेस्ट थे, अब 4th लार्जेस्ट बन चुके हैं। तो ऐसा लगता है यार पैसे ना आप म्यूचुअल फंड में पार्क कर दो एंड खुद ब खुद बड़े होते रहेंगे, खुद ब खुद हम अमीर बन जाएंगे। एंड दैट्स वन साइड ऑफ इट व्हिच इज द जीडीपी ग्रोथ। लेकिन दूसरी साइड इज जीडीपी पर कैपिटा, कि हमें औसतन ऑन एन एवरेज कितना पैसा मिलता है, एंड दैट इज होवरिंग अराउंड $2,200, मतलब करीब करीब 1.5 से 2 लाख रुपए। दैट इज द एवरेज जीडीपी पर कैपिटा। आप इनकम टैक्स रिटर्न का डेटा देखेंगे तो भारत में मिडिल क्लास बनने के लिए आपको ऑन एन एवरेज 1 से 1.5 लाख रुपए साल के कमाने होते हैं। अगर आपकी तनख्वाह या इनकम 1 से 1.5 लाख रुपए साल की है, यू आर मिडिल क्लास इन इंडिया। इनफैक्ट अगर आपकी इनकम 5 से 10 लाख रुपए है, यू आर ऑलरेडी इन द टॉप 10% ऑफ ऑल इंडियंस हु फाइल इनकम टैक्सेस। तो फिर आप तो ऑलरेडी अमीर है, आपको अमीर और क्यों बनना है? बट हमें पता है बनना है, खर्चे बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन कहां ले चुका है हमारे कॉस्ट को, एंड आवर इनकम इज नॉट इनफ। तो अगर आप भगवान भरोसे बैठ जाएंगे, यू विल रिमेन मिडिल क्लास, and that's not what you want. तो नंबर 1, own assets. And asset को own करने का एक बहुत important mind frame है, don't rent just your time. हम अक्सर अपने वक्त को किराए का, भाड़े का एक रूप देखते हैं। तो अगर हम दिहाड़ी का लेबर नहीं बोल रहा हूं, कॉर्पोरेट में भी काम करते हैं, तो यू नॉट पेड एवरी डे बट यू पेड एवरी मंथ। आप जितना काम करते हैं, जिस क्वालिटी का काम करते हैं, जिस परफॉर्मेंस से करते हैं, उसी के आपको एक तनख्वाह मिलती है। बट यू हैव टू शो अप एट वर्क टू अर्न दैट मनी। आप छुट्टी लेकर उस पैसे को फ्री में नहीं कमा सकते। एंड इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास 24 ही घंटे हैं, जो हम हर एक इंसान के पास हैं, देन हाउ मच मोर कैन यू मेक इफ यू कीप रेंटिंग योर टाइम? एंड द डिपार्चर देन इज, आप अपने वक्त को नहीं, जो आप जानते हैं उसको किराए पे डालना शुरू करेंगे। हियर्स एन एग्जांपल। मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो पे कोई ऐड नहीं चलेगा, तो मैं इससे कोई पैसा नहीं कमाऊंगा। ये वीडियो YouTube पे रहेगा, एंड जितने साल भी रहे इससे मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा। सो व्हाई एम आई डूइंग इट? आई एम डूइंग इट क्योंकि मैं इस वीडियो के थ्रू आप में ट्रस्ट बिल्ड करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के थ्रू आपकी कोई मदद हो, एंड अगर आपकी मदद होगी देन यू विल फील कि अंकुर वालिकू पे भरोसा किया जा सकता है। वो जो बोलते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं, शायद उस पर ध्यान दिया जा सकता है।
Why am I doing it? क्योंकि मेरा एक एजुकेशन स्टार्टअप, एक ऐसा स्टार्टअप है जहां मैं लोगों को शिक्षा देकर उनको लाइफ रेडी बनाना चाहता हूं। एंड दैट इज वेयर आई चार्ज कम, लेकिन जितना भी है मैं फ्री में वो नहीं दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग उसकी कदर करें, उसकी वैल्यू करें। एंड द बेस्ट थिंग इज कि वो कोर्सेज जो हैं वो सेल्फ बेस्ड है, उस पे मैं अपना वक्त नहीं बिताता एक्सेप्ट राइट इन द बिगनिंग उस कोर्स को बनाते हुए। तो अब मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं, इन द बैक एंड आप में से कोई इंसान उस कोर्स को खरीद रहा है एंड उससे मेरा एक इनकम जनरेट हो रहा है। जो वक्त मैंने शुरुआत में उस कोर्स को बनाने के लिए खर्च किया था, उसका आज तक मैं बेनिफिट रीप कर रहा हूं। एंड थ्रू दिस वीडियो मैं एक ट्रस्ट इंजन बना रहा हूं दैट कीप्स दैट इंजन मूविंग एंड मूविंग। सो लोग देखते हैं कि अंकुर वारिको का एक कोर्स आ गया है, अंकुर वारिको की बातें, उनके वीडियो हमें अच्छे लगते हैं, तो उसके कोर्स को टेस्ट कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा, जिंदगी बदल सकती है, नहीं अच्छा लगा, रिफंड लेके आगे निकल जाएंगे एंड इट बिकम्स फार इजियर डिसीजन टू मेक। लेकिन मेरे दिमाग में वो वक्त जो है वो मैंने बचा के रखा है, तो उस वक्त से मैं और एसेट्स बना सकता हूं, उस इनकम से मैं और एसेट्स बना सकता हूं एंड आई कीप मल्टीप्लाइंग माय सोर्स ऑफ इनकम इवन विदाउट स्पेंडिंग माय टाइम। ऐसे सोच रहा हूं। नंबर 2, साइड इनकम क्रिएशन। आपकी प्रोफेशनल इनकम इनफ नहीं है। हियर्स अ स्टैट, 2011 में अगर आपकी इनकम 100 रुपए थी, तो 2023 में वो इनकम बढ़ के मोटा मोटा 135 रुपए हो चुकी है, which is the average increments that people have given in the corporate world. लेकिन 2011 में जो चीज 100 रुपए की बिकती थी, आज वही चीज 160 रुपए की बिकती है। तो इन्फ्लेशन ने उस 100 रुपए की चीज को 160 बना दिया है। तो क्लियरली जाहिर सी बात है कि अगर आपने कॉर्पोरेट लैडर पिछले 10-12 साल किया होता, तो आपकी इनकम जो है it would have grown at a slower pace than the cost of actual products you and I consume. इसके चलते आप अपनी इनकम पे निर्भर नहीं हो सकते, आपको साइड इनकम्स बनानी ही पड़ेंगी एंड उसके लिए वक्त खर्च करना इज एब्सोल्युटली द राइट इन्वेस्टमेंट टू मेक। लेकिन गो बैक टू नंबर 1, वक्त खर्च करेंगे इस ढंग से नहीं कि बार बार वक्त खर्च करना पड़े, इस ढंग से कि एक बार वक्त खर्च करके we can reap the benefit of that over a period of time. एंड इसके लिए शायद शुरुआत में आपको वक्त बिताना पड़ेगा। Here's an example. आप फ्रीलांसिंग का बिजनेस शुरू करते, लेट्स से डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, साउंड इंजीनियरिंग, कंटेंट राइटिंग, कुछ भी हो, इसके लिए आपको वक्त बिताना पड़ेगा। बट यू डू इट अलॉन्ग विद योर डे जॉब। 2-3 घंटे दिन में आप वक्त बिताते हैं एंड यू क्रिएट दैट इनकम। उस इनकम से आप एसेट्स खरीदना शुरू करते हैं। It could be stocks, it could be real estate, it could be gold, it could be property, it could be your own skills जो आपको और अच्छा इनकम देते हैं एंड उससे आप और एसेट्स खरीदते हैं, उससे और इनकम आती है, उससे और एसेट्स आते हैं एंड एट सम पॉइंट यू रियलाइज कि आपकी एसेट बिल्डिंग से जो इनकम जनरेट हो रही है वो आपकी साइड इनकम को रिप्लेस कर सकती है। उस पॉइंट पे आप अपनी साइड इनकम को छोड़ के या तो एक दूसरी साइड इनकम चूज करते हैं या आप अपने एसेट्स पे ही बिल्ड करके उसको बड़ा करने की कोशिश करते हैं। दिस विल बी द मैकेनिज्म दैट यू यूज टू क्रिएट साइड इनकम्स। खुद का बिजनेस हो सकता है, फ्रीलांसिंग हो सकती है, ट्यूटरिंग हो सकती है, बहुत सारे वीडियोस है जो मैंने बनाए हैं जिसके थ्रू आप साइड इनकम्स जनरेट कर सकते हैं। प्लीज डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में चेक करिएगा। बट द पर्पस ऑफ साइड इनकम इज टू जनरेट एन इनकम एंड बाय एसेट्स। नंबर 3, बजटिंग। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं जब वो इनकम जनरेट करना शुरू करते हैं इस वो पैसे के मोह में बह जाते हैं। क्योंकि शुरुआत में ना जब हम जवान होते हैं पैसा बहुत एडिक्टिव होता है, बहुत अच्छा लगता है। आप उससे स्नीकर्स खरीद सकते हैं, आप उससे लैपटॉप खरीद सकते हैं, आप उससे फोन खरीद सकते हैं, गाड़ियां खरीद सकते हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़े खरीद सकते हैं, बाहर खा सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, वेकेशन कर सकते हैं, ऑल ऑफ विच आई विल इनकरेज यू टू डू, लेकिन एक बजट के अनुसार। इसी हफ्ते मैंने एक वीडियो रिलीज किया ऑफ हाउ me and my wife together earn 1.25 करोड़ रुपीस a year and उस 1.25 करोड़ को हम कैसे खर्च करते हैं। And the biggest thing in that was उस 1.25 करोड़ में 40% हमारी जरूरतों की तरफ जाता है, जो कि हो गया आपका EMI, आपके बच्चों की स्कूल की फीस, आपके घर चलाने का खर्चा, बिजली का, पानी का, खाने का, सो ऑन। फिर आपकी इच्छाएं एंड उसमें हम सिर्फ 27% खर्च करते हैं। तो ये आपका वेकेशन हो गया, आपके अरमान हो गए, वो गाड़ी खरीदनी, वो फोन खरीदना, जो भी आप करना चाहते हैं।
एंड देन ऑलमोस्ट 31% इज इन्वेस्टमेंट, जहां हम एसेट्स खरीद रहे हैं। वही एसेट्स जो हमें आगे जाके मुक्त करेंगे एंड विल सर्व फॉर एवरीथिंग दैट वी वांट इन लाइफ। चाहे वो एक घर खरीदना हो, बच्चों की एजुकेशन करवानी हो, बहुत बड़ा एक वेकेशन पे जाना हो, बहुत महंगी एक गाड़ी खरीदनी हो, या कुछ भी और, यू बेसिकली पाइल अप अ सम ऑफ मनी जिसके थ्रू आप अपनी जिंदगी के सारे अरमान पूरे कर सकते हैं, बट थ्रू अ डिसिप्लिन्ड अप्रोच। तो सबसे बड़ी गलती जो गरीब माइंडसेट वाले लोग करते हैं वो है कि जैसे ही पैसा आता है उस पैसे को खर्च कर देते हैं टू शो द वर्ल्ड कि हमारे पास पैसा आ चुका है। गलत, गलत, गलत। प्लीज स्पेंड दैट मनी वाइजली। 50-30-20 रूल बहुत बढ़िया बजटिंग प्रिंसिपल है। 50% आपकी जरूरतों की तरफ, 30% आपकी इच्छाओं की तरफ, 20% आपकी एसेट बिल्डिंग या इन्वेस्टमेंट्स की तरफ। नंबर 4, एक्टिव इनकम स्ट्रीम को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आपकी इनकम जो है वो आपके एक्सपेंसेस से उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही। इसका मतलब ये नहीं है कि नौकरी छोड़ दो, सिर्फ साइड इनकम पे फोकस करो ना। आपको एक्टिवली अपनी इनकम को भी मैनेज करना होगा, क्योंकि बाय डेफिनेशन वो आपकी एक्टिव इनकम है। वो एक ऐसी चीज है जिसमें आप स्पेशलाइज करते हैं, एक ऐसी चीज है जिसमें आप 10-12 घंटे दिन के बिताते हैं, एक ऐसी चीज है जिसके लिए आप क्वालिफाइड हैं, एक ऐसी चीज है जिसमें आपको नौकरी मिली हुई है, आपको एक तनख्वाह मिलती है। सो व्हाई वुड यू नॉट फोकस ऑन दैट एज वेल? इतने सारे लोग हैं जो कि अपनी जॉब को पेनफुली देखते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं कि यार इसमें ये नहीं है, मैनेजर अच्छा नहीं है, काम अच्छा नहीं है, ऑफिस अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बट इफ यू वांट टू टेक एन एक्टिव कंट्रोल ओवर योर लाइफ व्हेन इट कम्स टू दैट इनकम स्ट्रीम, आप शायद उसको काफी हद तक बदल सकते हैं। जैसे कि नेगोशिएट करना। आप एक ऑफर या एक कंपनी को ज्वाइन करने से पहले सही से नेगोशिएट क्यों नहीं करते हैं? इतने सारे लोग हैं जो इतना रिसर्च करते हैं कि फोन सही दाम पे खरीदना है, कपड़े सही दाम पे खरीदने हैं, जोमेटो स्विगी पे सही डिस्काउंट से हमें यूज करना है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू योर सैलरी आप नेगोशिएट करते ही नहीं है। आप मार्केट रिसर्च नहीं करते हैं कि किस सैलरी पे ज्यादातर ये ऑफर मिलना चाहिए। आप अपने क्रेडेंशियल्स पे रिसर्च नहीं करते हैं। आप एक पिच नहीं बनाते हैं ऑन व्हाई यू शुड गेट मोर मनी देन व्हाट हैज बीन ऑफर्ड। व्हाई वुड यू नॉट स्पेंड 2-3 आवर्स ऑन दिस एज अगेंस्ट सेव मनी 1000 रुपए कि भाई मैं गफार मार्केट जाके अपना नया मोबाइल फोन खरीदूंगा। वही 2-3 घंटे अगर आपने बैठकर नेगोशिएशन की एक स्ट्रेटेजी बनाई होती, you would have changed the course of your active income journey. उसी के चलते अप्रेजल्स, हर साल कंपनी में अप्रेजल होते हैं और बहुत लोग अप्रेजल को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन मन ही मन गालियां दे रहे होते हैं कि ये देखो इतनी मेहनत करी, अभी भी बिलो एक्सपेक्टेशंस, मीट एक्सपेक्टेशंस ही मिला है, अभी भी सिर्फ 4-5% का इंक्रीमेंट मिला है। एंड दैट मे बी ट्रू कि एनवायरनमेंट सही नहीं है, कंपनी सही नहीं कर रही है, कुछ भी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप जेन्युइनली सिर्फ अप्रेजल प्रोसेस पे फोकस करके उसको किल करने का, विन करने का कोशिश करेंगे, यू विल बी एबल टू विन दैट गेम। इसका मतलब ये नहीं है कि अपना मन मारना है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि कुछ इमोरल करना है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि पॉलिटिक्स में घुसना है। इसका मतलब सिंपली ये है कि हर एक कंपनी का एक अप्रेजल प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को सही से समझना, आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर डिलीवर करना, आप कॉन्स्टेंटली फीडबैक लेते रहें, इंश्योर करें कि आपका मैनेजर ऑन टॉप ऑफ द गेम है व्हेन इट कम्स टू रिप्रेजेंटिंग यू इन फ्रंट ऑफ द अप्रेजल कमिटी या प्रमोशन कमिटी। एंड एंड में अगर ये सब करने के बावजूद भी आपको वो परिणाम या रिजल्ट नहीं मिलता है, देन यू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ एंड आस्क, एंड देन दैट मे मीन अ जॉब स्विच। अगर आपको वो कंपनी उस कद्र से, उस इज्जत से नहीं देख रही है जिस इज्जत से आप खुद को देखते हैं, एंड यू हैव डन एवरीथिंग दैट वाज रिक्वायर्ड, तो प्लीज स्विच योर जॉब। एंड जॉब स्विचेस को पहले जमाने में बहुत गंदी नजरों से देखा जाता था, क्योंकि हमारे माँ बाप 10, 20, 30, 40 साल पूरी जिंदगी एक ही जॉब में रहते थे, एंड दैट वाज स्टेबिलिटी। उस जमाने में वो जरूरी था। लेकिन आज के जमाने में एक जॉब स्विच हर 2, 3, 4, 5 साल करना एंड बेनिफिटिंग मॉनेटरीली, बेनिफिटिंग एक्सपीरियंस वाइज, बेनिफिटिंग ग्रोथ वाइज इज नॉट अ फूलिश स्ट्रेटजी। मैं बोलता हूं 100% करिए, बिल्कुल करिए, खासकर करिए अगर कंपनी आपके काम को, आपकी कमिटमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करती है। सो नंबर 4, एक्टिव इनकम को जेन्युइनली, एक्टिवली कंट्रोल एंड एंगेज करिए। नंबर 5, प्रोटेक्शन। वो प्रोटेक्शन है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। सबसे बड़ी ट्रेजेडी होती है जब आपने सब कुछ सही किया, अपने एसेट बनाए, आपने अपनी एक्टिव इनकम को मैनेज किया,
साइड इनकम जनरेट करिए। लेकिन खुदा ना खास्ता एक इंसिडेंट हो गया एंड एवरीथिंग इज वाइप्ड आउट। कितनी कहानियां हमने ऐसे सुनी है, कितनी कहानियां हमने ऐसे सुनी है जहां कोविड के दौरान लोगों की पूरी सेविंग्स वाइप आउट हो गई क्योंकि कोई हॉस्पिटलाइज हो गया या अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ हो गई या किसी एक्सीडेंट की वजह से किसी की इनकम स्ट्रीम रुक गई और उसकी वजह धीरे धीरे सारी सेविंग्स वाइप आउट हो गई। यू हैव टू इंश्योर दैट जो भी आप करें यू आर ऑलवेज प्रोटेक्ट। एंड प्रोटेक्शन के 3 बेसिक फंडामेंटल्स हैं व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस। सबसे पहला, प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्टॉपेज ऑफ इनकम। अगर खुदा ना खास्ता आपकी इनकम बंद हो जाए, जॉब से फायर हो गए हैं, कंपनी ने ले ऑफ कर दिया है, कुछ भी और हो गया है, तो आपके पास पैसा होना चाहिए कम से कम 6 महीने, आइडियली 12 महीने का, टू मैनेज योर लाइफ। इसको कहते हैं इमरजेंसी फंड। एक इमरजेंसी फंड आपके मंथली एक्सपेंसेस का 6 गुना कम से कम होना चाहिए, 12 गुना आइडियली होना चाहिए। इस इमरजेंसी फंड को आप एफडी में पार्क कर लीजिए, अपने सेविंग्स अकाउंट में रख लीजिए, थोड़ा बहुत उसको कैश में रख लीजिए, योर चॉइस, लेकिन ये होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, हेल्थ इंश्योरेंस। कोविड ने हमें ये बताया, बहुत स्ट्रांगली बताया कि हेल्थ एक्सपेंसेस कैन बी वेरी डैमेजिंग। तो खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए, खुद के बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। खुद के माँ बाप के लिए और भी जरूरी है क्योंकि वो बुजुर्ग हो रहे हैं एंड उनके हेल्थ एक्सपेंसेस बढ़ते ही रहेंगे। एक गलती मत करिएगा, अपना हेल्थ इंश्योरेंस और अपने माँ बाप का हेल्थ इंश्योरेंस को क्लब मत करिएगा। माँ बाप का हेल्थ इंश्योरेंस अलग, खुद की फैमिली का इंश्योरेंस अलग। क्यों? क्योंकि माँ बाप जैसे ही 60 अबव हो जाएंगे, उनके हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत स्पाइक हो जाएगा एंड यू विल हैव टू आल्सो पे अ हायर प्रीमियम ऑन दैट। तो 2 अलग इंश्योरेंस। कंपनी से अगर इंश्योरेंस मिला हुआ है, उसके बियॉन्ड भी अपना एक इंश्योरेंस रखिएगा, क्योंकि जिस दिन आप कंपनी छोड़ देंगे वो इंश्योरेंस लैप्स हो जाएगी। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप 2 इंश्योरेंस लेके चलें, खुद के लिए और परिवार के लिए एंड माँ बाप के लिए, एंड कंपनी से वो अलग होना चाहिए। एंड तीसरी प्रोटेक्शन, लाइफ इंश्योरेंस। खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाए, आपकी जिंदगी को कुछ हो जाए, तो आपके परिवार को प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। एंड दैट मीन्स लाइफ इंश्योरेंस वेयर इन द इवेंट ऑफ योर डेथ योर फैमिली विल गेट अ कवर अमाउंट। इसके लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है टर्म इंश्योरेंस। पिछले वीडियो में पॉलिसी बाजार का मैंने पूरा एक डिटेल्ड ओवरव्यू दिया था, आप प्लीज उसको चेकआउट करिएगा। पॉलिसी बाजार इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स टू बाय एनी इंश्योरेंस फ्रॉम, क्योंकि आप सारे इंश्योरेंस को कंपेयर कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं, सारी बेस्ट प्राइसिंग प्राप्त कर सकते हैं। दे आर रनिंग ऑफर्स ओकेजनली, सो ऑल ऑफ दैट इज पॉसिबल। टर्म इंश्योरेंस इज माय रिकमेंडेशन, मैंने पर्सनली वही लिया हुआ है। तो इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसी फंड, मेरे पास 1 साल का इमरजेंसी फंड है जो एक एफडी में ब्लॉक्ड है। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, मेरे और मेरे परिवार के लिए एक 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है। 9 लाख इज द बेसिक इंश्योरेंस और उसके ऊपर हमने 41 लाख का टॉपअप लिया है। अलग से माँ बाप के लिए 15 लाख का बेस इंश्योरेंस, 20 लाख का टॉपअप वो लिया हुआ है। एंड देन लाइफ इंश्योरेंस 10 करोड़ की कवर, विच मीन्स अगर मेरी मृत्यु हो जाती है, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ पर्टिकुलरली, उनको 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये 3 प्रोटेक्शन इज नेसेसरी फॉर यू टू इंश्योर कि आपको या आपकी हेल्थ को कभी भी कुछ भी हो जाए, उसकी वजह से आपकी सेविंग्स, आपके एसेट्स वो डिप्लीट नहीं होने चाहिए। नंबर 6, द राइट कंपनी। गरीबियत वाला जो माइंडसेट होता है ना, दैट इज अ सकिंग माइंडसेट, क्योंकि उस माइंडसेट में हमें अक्सर कंप्लेनिंग वाले लोग मिलते हैं। वो लोग जो बोलते हैं कि यार कुछ नहीं हो सकता, सरकार कुछ नहीं करेगी, दुनिया कुछ नहीं करेगी, कंपनी कुछ नहीं करेगा, मैनेजर कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं होने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ कंप्लेन करते रहते हैं। वो ना हाथों में अपने कंट्रोल नहीं लेते। सो यू हैव टू सराउंड योरसेल्फ विद पीपल जो एक अमीरी वाला माइंडसेट है। एंड अमीरी वाला माइंडसेट ये नहीं है कि गाड़ी होगा, बंगला होगा, शान शौकत होगी। अमीरी वाला माइंडसेट कि मुझे पैसे की कदर पता है, मैं पैसे की इज्जत करता हूं, उसको सही ढंग से इस्तेमाल करता हूं। मैं अपने वक्त की कदर करता हूं, उसको सही ढंग से इस्तेमाल करता हूं। And when you surround yourself with such ideas, such people, such content, आपका दिमाग खुलता है। You get clarity, which is why I say सही किताबें पढ़िए। पैसे के ऊपर Rich Dad Poor Dad, Psychology of Money, I Will Teach You How to Get Rich, ये बहुत बढ़िया किताबें हैं। And you can start with that because it gets you into that mindset कि पैसे के बारे में कैसे सोचा जाए। ट्विटर पे आप बहुत सारे अच्छे लोग हैं, उनके कंटेंट को फॉलो कर सकते हैं। साइकोलॉजी ऑफ मनी के जो ऑथर हैं मॉर्गन हाउसेल, वो अक्सर ट्विटर पे कंटेंट बनाते हैं। उनका एक अपना ब्लॉग है कोलैबोरेटिव फंड पे जो वो ऑपरेट करते हैं। उनका कंटेंट पढ़ते ही इतना ज्ञान मिल जाता है दैट इट इज अनबिलीवेबल।
अपने दोस्तों को, अपनी कंपनी को ऐसे ही माइंडसेट के साथ रखिए, बिकॉज व्हेन यू आर एबल टू डू दैट यू थिंक वेरी डिफरेंटली। मेरे लिए सबसे बड़ा एडिशन है माय वाइफ। रुचि हैज बीन थिंकिंग अबाउट मनी द राइट वे फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज। उसने 20 साल से इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी और उसकी फैमिली में कोई और इन्वेस्ट नहीं करता था। वो अक्सर ये पूछती है कि मुझे पता भी नहीं कि इन्वेस्टिंग का जुनून मेरे सर पे कैसे चढ़ा, पर उसने म्यूचुअल फंड में SIPs 20 साल से शुरू कर दी। आज 43 years of age पे she has more financial stability and strength than anybody else I know at her age, क्योंकि वो 20-25 साल से अपने पैसे को कंपाउंड करते आ रही है और इस पैसे ने हमें कितनी बार बचाया है। When we were in debt because of bad decisions that I made when I was starting my own startup and उसकी वजह से फंडिंग बहुत कम थी, बहुत सारा कट लेना पड़ा ऑन सैलरी, she saved us again। हाल ही में अपने घर का लोन पे ऑफ किया है, उसका बल्क अमाउंट उसने दिया। Whenever we have been down and about या पैसे की जरूरत थी, she just had it and that company made me wiser towards my money as well। And finally number 7, a positive sum mindset। Positive sum mindset क्या होता है? There are 2 mindsets. One is called a zero sum mindset. Zero sum mindset भारत का मेन माइंडसेट था until 20-30 years back कि हमें जीतने के लिए ना हमें किसी को हराना पड़ेगा, या अगर कोई और जीत गया इसका मतलब हमारी हार निश्चित है। बेसिकली किसी को जीतने के लिए किसी को हारना पड़ता है क्योंकि दुनिया में फाइनाइट चीजें ही अवेलेबल। एंड दैट वाज ट्रू फॉर इंडिया फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। रिसोर्सेज फाइनाइट थे, अपॉर्चुनिटीज फाइनाइट थी एंड इसकी वजह से अगर आप जीतना भी चाहते थे ना, किसी और को हारना पड़ता आपकी जीत के लिए। टुडे द वर्ल्ड इज डिफरेंट। इट्स बिकम अ पॉजिटिव सम गेम। हर एक इंसान के लिए अपॉर्चुनिटी, हर एक इंसान के लिए बहुत स्पेस है। सो इफ यू थिंक कि आपके पास एक अबंडेंट माइंडसेट है, एक पॉजिटिव सम माइंडसेट है, यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट इन मनी टर्म्स एज वेल। कि आपको अमीर होने के लिए ना किसी को गरीब होने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरी नहीं है किसी का पेट काटना पड़ेगा टू गेट रिच, नॉट एनी मोर। थिंक अबाउट इट दिस वे। 2020 में जब मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया एक्टिवली एंड पर्सनल फाइनेंस पे खासकर ऑन यूट्यूब, क्या मैं पहला इंसान सा करने वाला? ऑफ कोर्स नॉट। मेरे से पहले बहुत बहुत दिग्गज लोग हैं, बहुत उम्दा कंटेंट बना रहे हैं। एंड द वे दैट आई थॉट अबाउट दिस इज, यार आई कैन ऐड टू दैट। लेकिन मेरी जीत की वजह से किसी की हार होनी जरूरी नहीं। And when you think about this after 3 years, that's exactly how it's turned out. चाहे आप रचना को देख लीजिए, अक्षत को देख लीजिए, प्रांजल को देख लीजिए, LLA को देख लीजिए, all of them have grown and so have I. And that's beautiful, right? It's positive sum. किसी को भी हारने की जरूरत नहीं पड़ी for everybody to make a mark at their own end. Which is why अगर मैं कोई कोर्स करता हूं, हमारे हाल ही में How to YouTube का एक कोर्स आया, फिर How to Instagram का कोर्स आया, अभी हम How to LinkedIn का एक कोर्स बना रहे हैं। मैं ये कंटेंट क्यों बना रहा हूं और उनको क्यों सिखा रहा हूं जो लोग टेक्निकली मेरा कंपटीशन है, क्योंकि वो जाके एक YouTube चैनल बना लेंगे, वो जाके एक Instagram चैनल खुला लेंगे, वो जाके एक LinkedIn पे कंटेंट क्रिएशन खोल लेंगे। Because I know it's a positive sum game. दुनिया में हर एक इंसान के लिए जगह है। एंड इफ यू शेयर एंड इफ यू हैव दैट अबंडेंट माइंडसेट, इट चेंजेस समथिंग इन यू। इट अनलॉक्स अपॉर्चुनिटीज दैट वेरी फ्यू पीपल आर एबल टू सी। तो जिंदगी में ये याद रखिएगा कि दुनिया जीरो सम गेम नहीं है, इट्स अ पॉजिटिव सम गेम। तो ये 7 चीजों को जब आप कंबाइन करेंगे, नंबर 1, ओन एसेट्स, डोंट रेंट योर टाइम, रेंट व्हाट यू नो। नंबर 2, साइड इनकम जनरेट करनी है। नंबर 3, एक बजट के अप्रोच से काम करना है। नंबर 4, अपनी एक्टिव इनकम को एक्टिवली कंट्रोल करना है। नंबर 5, अपने फाइनेंशियल्स को प्रोटेक्ट करना है, अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना है। नंबर 6, सही आइडियाज, सही कंपनी के साथ आपको अपना माइंडसेट बदलना है। नंबर 7, वो माइंडसेट होना चाहिए अ पॉजिटिव सम माइंडसेट, एन अबंडेंट माइंडसेट। इन 7 तरीकों से आप भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ पे राइड कर पाएंगे। You will become rich in the next 10-20 years because we are set for unprecedented growth. लेकिन एक माइंडसेट, एक तरीका, एक प्रोसेस चाहिए to get you out of that गरीबियत की माइंडसेट to अमीरियत की माइंडसेट। I hope this was helpful. अंकुर वारिकू signing off. मैंने 2 किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, Do Epic Shit and Get Epic Shit Done. Do Epic Shit is more about
लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना। बहुत सारे फेलियर जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं। इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूं जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है। ये दोनों किताबें 4 लाख कॉपीज बेच चुकी हैं एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में।